अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की जर्नल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि हमने यहाँ पे देखना है कि जो केमिकल्स हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनसे क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने आपको एक डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आतिशबाज़ी हो रही है। तो आतिशबाज़ी भी जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। असल में केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एक प्योर फॉर्म मैटर है। तो इसी तरीके से जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब कि एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन गई। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी डेली की ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि अगर हम पानी को देखते हैं तो पानी जो है वो फ्रीज़ होता है तो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। जब वो हम उसको बॉयल करते हैं तो वो गैस की वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है, मतलब कि वो किस में आ जाता है, हमारे पास लिक्विड में आ जाता है, वेपर्स गैस में आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो अपनी जो स्टेट चेंज करता है, सिर्फ स्टेट चेंज करता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता। हम इसको केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। ये इस चीज़ को आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं करना कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो अगर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है लेकिन उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो रहा तो हम उसको जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर नहीं कहेंगे। वो तो उसकी सिर्फ फिज़िकल स्टेट जो है वो डिफरेंट है, मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वो उस फॉर्म में जो है उसको चेंज कर रहा है। तो इसी तरीके से अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमने कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो मुकम्मल तौर पे उसकी जो कंपोजिशन है, जो उसकी तरतीब है, उस एलिमेंट्स की मुकम्मल तौर पे चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये हम लगा लें कि हमारे पास ये H2O है, अगर ये स्टेट में चेंज होता है, मतलब कि अगर ये स्टेट में सिर्फ चेंज होता है, स्टेट मतलब कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है, तो लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो यही रहेंगी ना। जब तक ये केमिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर मतलब कि हाइड्रोजन में या ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो जाती, जब तक इसके अंदर ये चेंज नहीं हो जाती तब तक हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये क्या है कि इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, जब तक कि इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप नहीं होता। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है केमिकल रिएक्शंस, कि हम यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी डेली लाइफ में हो रहे होते हैं। मतलब कि हम देख रहे होते हैं कि रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि सबसे पहले जो डिफरेंट एटम्स हैं जो सब्सटेंस के अंदर मौजूद होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो एक नई चीज़ बनाते हैं, एक नई फॉर्म, न्यू सब्सटेंस, एक नई चीज़ बनती है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि बर्निंग ऑफ गैस, बर्निंग ऑफ कॉयल, नेचुरल गैस का जलना, ये सारी एग्जांपल जो है वो केमिकल रिएक्शन है। मतलब ये कि जब वो जलते हैं तो उनसे हरारत और रोशनी, मतलब कि हीट और लाइट वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मतलब ये कि वो एक केमिकली रिएक्ट होकर वो अपनी स्टेट नहीं, वो कम्प्लीटली केमिकली उसकी जो केमिकली कंपोजिशन है वो चेंज हो रही होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर तो हमारे पास जैसे कि ये कार्बन है और ऑक्सीजन, यहाँ पर ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। मतलब कि अब इसकी स्टेट जो है कार्बन की सॉलिड है, इसकी स्टेट गैस है। जब ये दोनों आपस में बर्न होते हैं, जब ये जल रहे होते हैं तो ये प्रोसेस जो है हमारे पास आगे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या हैं और प्रोडक्ट क्या हैं। रिएक्टेंट वो चीज़ें या वो रिएक्शंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब कि ये स्टार्टिंग पे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और उसके नतीजे में जो चीज़ हमारे पास बनती है, उस केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में जो चीज़ हमारे पास बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोडक्ट। ये जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एज अ प्रोडक्ट बन गई है। तो जब हम मीथेन गैस को हवा की मौजूदगी में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा की मौजूदगी में जब हम इसको जलाते हैं, जब ये जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर ये देखेंगे आपके पास CH4 मीथेन गैस, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। ये बर्न होंगे, हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर आकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर बनेंगे।
और उसके बाद में हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि एक और रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, मतलब कि ये रिएक्टेंट है हमारे पास। ये रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट वाटर बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जो है एप्लीकेशंस हैं वो क्या है, मतलब कि बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये केमिकल रिएक्शन की ऐसे रिएक्शंस हैं, ये एग्जांपल हैं इसकी आ जाती हैं, जैसे कि फ्यूल का जलना, ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास, जैसे बर्निंग इन व्हीकल इंजन प्रोड्यूस द डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैसेस जलती हैं। अगर हम घर में किचन में अपनी गैस जलाते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे पास हीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो हीट जो है वो हमारे फूड को कुक करने में मदद देती है। अब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट अगर देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो है ये लीफ के मेसोफिल सेल्स में होगा। क्लोरोफिल लीफ के मेसोफिल सेल्स में होगा और सनलाइट वो अब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करने से हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है वो इनका बाय प्रोडक्ट है और साथ में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में जैसे ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ रिएक्ट करती है। मतलब कि हम जब रेस्पिरेशन में देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज, मतलब कि जो फूड है उसके साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। इसी तरीके से जैसे कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द योगर्ट, फॉर्मेशन ऑफ द बेकिंग प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल चेंजेस। ये केमिकल चेंजेस आते हैं विच आर ब्रॉट अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं और केमिकल चेंज और रिएक्शन आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक फर्मेंटेशन रिएक्शन के बारे में वो बता रहे हैं दूध का दही के अंदर कन्वर्ट हो जाना। यहाँ पे आगे हमारे पास जो है एक और एग्जांपल है इसकी है, जैसे ही हम आयरन को सल्फ़र के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, आयरन सल्फाइड। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है इन लर्न। ये हमारे पास आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है और वो असल में बैलेंस कैसे होती है। हम लोगों ने अभी पीछे भी यही पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन के अंदर तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके सिम्बल्स, फार्मूले और साइन वगैरह जो होते हैं वो दिए जाते हैं। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट जो है अलग से होते हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट होते हैं। जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हर राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में एरो शो किया जाता है। ठीक है, ये एक केमिकल इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से नीचे भी हमारे पास जैसे यहाँ पे उन्होंने सल्फ़र और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं ये दोनों, और लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं, इनको एरो से आगे जाकर उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है। तो इसी तरीके से नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनती हैं प्रोडक्ट और इनको एरो से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमने ये देखना है कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। बैलेंस इस तरह से किया जाता है कि हमने देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं या जो हमने एटम्स लिए हैं उनके अंदर उनकी तादाद जो है वो बिल्कुल बैलेंस है। मतलब कि रिएक्टेंट के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने के आगे प्रोडक्ट में। उन चीज़ों को देखना है। यहाँ पे देखें कि अगर हम ये देखते हैं कि इक्वेशन है HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, साल्ट सोडियम क्लोराइड। तो उसकी तरफ साथ ही हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास H है, यहाँ पे H रिएक्टेंट में 1 और यहाँ पे 2, मतलब कि 1 और 2 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इधर भी हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर भी 2 हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन को, तो इधर अगर रिएक्टेंट में क्लोरीन 1 है तो दूसरी तरफ भी प्रोडक्ट में भी क्लोरीन 1 ही है। तो इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है। आगे हम सोडियम को देखते हैं, तो सोडियम यहाँ पर रिएक्टेंट में अगर 1 है तो इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम भी जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर क्या हो गई,
बैलेंस है। अब पीछे रहेगी बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है ये आपके सामने क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर हम नीचे देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर इम्बैलेंस इक्वेशन के अंदर देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है तो हमारे पास प्रोडक्ट में 1 है, तो इसका मतलब है कि ये इम्बैलेंस है। क्लोरीन हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है, 2 है, तो इस तरफ प्रोडक्ट में 1 है, तो इस वजह से यहाँ पर भी ये इक्वेशन जो है मुकम्मल तौर पे इम्बैलेंस है। अगर हम यहाँ पे इसके जो है कोएफिशिएंट लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी दोनों तरफ से। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, हमने ये रूल्स देखने हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। हमारे पास राइट द अनबैलेंस इक्वेशन को पहले सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम काउंट किए जाते हैं दोनों साइडों पे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे, दोनों साइडों पे एलिमेंट्स एटम्स के जो है वो उसको काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद में हर एलिमेंट को 1 बाय 1 एक टाइम में एक एलिमेंट को जो है वो हल करना है। उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं हम इनके इंटीगर से 2, 3, 4, 5 के साथ हम इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इससे हम जो है वो इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ़ एटम और पर्टिकुलर एलिमेंट को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ये प्रोसेस बार बार किया जाता है हर एलिमेंट के हिसाब से। फिर ये बैलेंस डायाटॉमिक जो मतलब कि दो एटम्स सिमिलर एटम्स आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो इनको भी फिर एट द एंड देखा जाता है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने सबसे पहले ये इक्वेशन है आपके पास, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 2 ही नाइट्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन इम्बैलेंस है। तो अनबैलेंस मतलब कि नाइट्रोजन भी अनबैलेंस है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने एक कोएफिशिएंट लगा दिया है, 2 कोएफिशिएंट लगाया, तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर अगर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट के अंदर, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन 2 है, 2 3 are 6। ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब कि ये तो पावर अब नाइट्रोजन के साथ भी 2 हो गया और साथ में ये 2 हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के ये नीचे जो नंबर है इसके एटम के उनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 are 6, तो 6 हाइड्रोजन एटम आ गए। तो नाइट्रोजन यहाँ पर बैलेंस होगी और हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस है। अब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन तो बैलेंस होगी, तब हमने हाइड्रोजन देखनी है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास कितनी थी, 6, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन जो भी हैं वो भी 6 हो जाए। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। सिमिलरली आप लोगों के पास नेक्स्ट भी एग्जांपल्स हैं, आपने इसको इसी तरीके से हल करना है, देखना है, आपका काम इतना होगा। उसके साथ अब हमने वर्कशीट देखनी है, तो वर्कशीट के अंदर भी बेटा यही मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशन, तो आपने इनको बैलेंस करना है। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर अब हमने इसको बैलेंस भी करना सीखना है। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नीशियम भी 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितनी है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब हम इसको अगर बैलेंस करते हैं, हम ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो तो बैलेंस होती हुई नज़र आएगी, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो हमें यहाँ पर क्या नज़र आएगी, इम्बैलेंस होगी। तो हम यहाँ पे ये मैग्नीशियम अगर प्रोडक्ट के अंदर 2 है तो हम यहाँ पे इसके साथ भी 2 लगा देंगे, तो इससे हमारी जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो क्या है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे साथ क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है वाटर। तो अब यहाँ पे देखें कि कार्बन 1 है तो इस तरफ भी कार्बन 1 है। अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम कोफिशिएंट यहाँ पे 2 लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये तो 2 2 are 4 हो गया, कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 2 है और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो जाती हैं। यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो 2 2 4 हो गई। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये अनबैलेंस है ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाती है। इसी तरीके से आपने इन सारी इक्वेशंस को कंप्लीट करना है। मैंने स्टार्ट पे केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट का भी बता दिया था, प्रोडक्ट का भी बताया है, केमिकल इक्वेशन भी। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, इसके अंदर ये बेटा होता है कि हम कोई भी रिएक्शन, इस लॉ का मकसद ये है कि ना तो इसके अंदर कोई चीज़
अज़ाफ़ी दाखिल होती है, ना चीज़ जो है वो अज़ाफ़ी बाहर जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है एक स्टेट से, मतलब कि अगर हम वाटर है या इसका कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस दौरान जो हमारे पास जो स्टेट होगी वो चेंज हो सकती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है, लेकिन वो चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं होती। अच्छा बेटा, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स को अगले जो हमारे पास लेक्चर आएगा हम उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।